नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 13 को देखने वाले हैं जो कि यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए होने वाला है, जो कि आपका हिंदी माध्यम में होगा। ठीक है, इसका इंग्लिश मीडियम में भी आपको मॉड्यूल जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर आपने पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि हर मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि हर मॉड्यूल में हम 3 सब्जेक्ट्स को पुट करते हैं, उनमें से कुछ सेगमेंट्स आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं और उनको हम डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है जितना कि ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है कि जो मॉड्यूल मैं आपको पढ़ाती हूँ उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस पेड क्विज में डेली कराए जाते हैं। ठीक है, आपको डेली करवाए जाते हैं, तो उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए, जितना भी आप मॉड्यूल यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चंस पर डे नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो ये पता चलेगा मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी क्वेश्चंस की प्रकृति कैसे रहती है एग्जाम्स में। क्योंकि देखिए, सिर्फ किताबें पढ़ने से, रट्टा मारने से और टॉपिक को समझ लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उन प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है उस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न जो है, यहाँ पर कितनी भी मेहनत कर ली जाए वो सब असफल रहेगी अगर आप पेड क्विज जैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब समझ रहे हैं ना? चलिए, पेड क्विज को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। तो इस मॉड्यूल पर आधारित जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, परीक्षा संबंधी अति संभावित प्रश्न ही कराए जाते हैं वहाँ पर। आपको क्लियर हो गया है? बीच बीच में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिए जाएंगे, आप चाहे तो सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम से, नोट से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, एनी टाइम आप टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को, जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन यानी कि पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें संविधान सभा की समितियां पढ़ते हैं। संविधान सभा का जो हिस्टोरिकल पार्ट है हमने काफ़ी हद तक पिछले मॉड्यूल्स में कवर किया है, नहीं देखा है तो फिर से कह रही हूँ, जाकर देख सकते हैं। देखिए, संविधान सभा ने क्या हुआ था कि इसके निर्माण में विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जो है कार्यभार सौंपा गया था, जिसमें से आप देखेंगे 8 बड़ी समितियां थी और बाकी की छोटी समितियां थी। तो इन समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ी समितियां यहाँ पर दी गई हैं आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर छोटी समितियां दी गई हैं। ये अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न आता है, इसमें कुछ समझने और वो वाली चीज़ें नहीं, रटना है एक तरीके से आपको। ठीक है, जैसे बड़ी समितियाँ क्या हैं आप देखेंगे। जैसे बड़ी समितियों में संघ शक्ति समिति आता है, जो कि इसके अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर ये आपकी समितियाँ दी गई हैं, यहाँ पर इनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये आपके अध्यक्ष हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है आपको ये। देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, उसके BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी, परामर्शदाता जो समिति के थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां बनाई गई थी। तो वो 5 उप समितियां क्या क्या थी देखेंगे। मूल अधिकार उप समिति थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। इसके बाद उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समितियां बनाई गई, जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे। देखिए, यहाँ पर कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना है और आपको याद करना है क्योंकि डायरेक्ट समितियाँ पूछी गई हैं। छोड़े गए आंशिक रूप से जो क्षेत्र है उसमें असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा इसके लिए उप समितियाँ बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? AV ठक्कर थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के उप समिति के अध्यक्ष जो है, इसमें यहाँ पर देखिए इस तरह से ये दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि
बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये संचालन समिति, ये प्रक्रिया नियम समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए जो समिति बनाई थी, राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति की बात कीजिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब क्या थी, बड़ी समितियाँ थी। अब इसके बाद छोटी समितियाँ, जो छोटे छोटे कार्यभार जिनको सौंपे गए वो इस तरह से थे। संविधान सभा के कार्यों के संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ठीक है, ये मैं अलग से आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ये कि यहाँ पर दिया ना, संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसके बाद वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति के डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। इसका कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी आपकी, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो बनी थी वो थी एच.एस. वर्दाचारी, जो कि ये सभा के सदस्य नहीं थे उस वक्त। ठीक है, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनी थी बी पट्टाभी सीतारमैया उसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर बाकी और जैसे भाषाई प्रांत आयोग, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस दीर्घा समिति के उषानाथ सेन थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वर्दाचारी थे, जो कि सभा के ये सदस्य नहीं थे उस वक्त। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत बार डायरेक्ट आपसे इन शॉर्ट क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है, मेंस में भी। तो इससे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात है तो आपको याद रखना है कि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये गठित प्रारूप समिति जो है वो संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी कि संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। क्या था, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई थी। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन और डिवीजन के कारण क्या हुआ, वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का फिर से निर्वाचन हुआ और वो मुंबई से यानी कि बम्बई से हुआ था। क्लियर है। अब यहाँ पर उनके कुछ 7 सदस्य जो थे उनके नाम दिए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो वहाँ के अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी क्योंकि उनके स्वास्थ्य के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, टी.टी. कृष्णचारी देखेंगे 1947 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने ये पदभार संभाला था, उन्होंने जगह ले ली थी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वन लाइनर हैं और आपको देखिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है क्योंकि वो चीज़ें हमें ध्यान से समझनी है और पढ़नी है। देखिए यहाँ पर जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करा है क्योंकि उसके कई उपबंध हमारे संविधान में लिए गए हैं, तो यहाँ पर मैंने वैसे मॉड्यूल्स में कवर किया है। चूँकि ये सामने आपके आ रहा है तो मेरी ड्यूटी बनती है और आपकी ड्यूटी ये है कि पिछले मॉड्यूल्स देखे होंगे तो यहाँ पर आप इजीली समझ पाएंगे इन चीज़ों को, है ना, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले के जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं पूरा उस पर बेस्ड है। तो अगर आपने वो हिस्टोरी पार्ट किसी का पढ़ा होगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान ने अपने अधिकार उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए हैं और कुछ अगर उपबंध देखे जाएं तो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रोविजंस थे उनसे भी लिए गए हैं। अब अगर आपको भारत शासन अधिनियम नहीं पता है तो क्या समझेंगे आप कौन कौन से प्रोविजन की बात कर रही हूँ। विश्व के कई देशों से प्रोविजंस लिए गए, जैसे उनके संविधान से कुछ ना कुछ हमने उधार में लिया, तो कहते हैं ना कि उधार का थैला भी हमारे भारतीय संविधान को ये संज्ञा दी गई है कुछ राइटर्स के द्वारा या कुछ विशेषज्ञों के द्वारा, उसको भी हम आगे कवर करेंगे कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। फिलहाल भारत शासन अधिनियम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खुद को तैयार रखना है क्योंकि ये मॉड्यूल जो है वो हर लाइन में एक क्वेश्चन देता है अपने आप में, ठीक है, तो हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। जैसे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लाना है, ठीक है। अब इसकी हिस्टोरिकल पार्ट अगर आप समझेंगे तो ये कहाँ से आया था, एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति करके ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार कर लिया कि मोर्टफोर्ड जो सुधार है वो असफल रहा था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अतः नए प्रावधानों को शामिल करने की जरूरत पड़ी और इसी लाइन में इसी क्रम में उन्होंने 1935 का अधिनियम सामने आया। तो क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट में ये प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने की बात इसमें शामिल की गई और सरकार पर इसका दबाव बढ़ाया गया। सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब देखते, कहते हैं कि भारत के संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए लंदन में 3 गोल में सम्मेलन किए गए थे। राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था वो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सम्मेलन आयोजित किए गए थे और इन्हीं आधारों पर 1935 का अधिनियम बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, चाहे तो नोट कर लीजिए, पहले भी मॉड्यूल्स में बताया था और ये प्रश्न आया है कई बार कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर तो शामिल थे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी शामिल थे, जबकि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने सिर्फ किया था। ठीक है, आप देखेंगे कि एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की भी इसमें बात की गई थी और इसके तहत ब्रिटिश प्रांत के मुख्य आयुक्त के प्रांत एवं देशी रियासतों को रखा गया, लेकिन संघ की स्थापना तभी हो सकती थी जब कम से कम आधी रियासतों के संघ में शामिल होने की सहमति हो। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को अलग होने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। चूंकि रियासतों का समर्थन नहीं मिला, इसलिए संघ अस्तित्व में आया ही नहीं। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसके तहत 1919 के अधिनियम के समान ही केंद्र में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटकर शासन चलाया गया। इसको डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर जरूरत नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर पूर्णतः एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस तरह प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना भी की गई थी। मतदान का विस्तार यहाँ पर किया गया। इसके लिए मतदान हेतु योग्यता में लचीला रूप अपनाया गया और 1919 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई और ये वृद्धि बढ़कर 3 करोड़ हो गई थी, जो कि पहले सिर्फ 50 लाख हुआ करती थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनी रही। एक संघीय न्यायालय, केंद्रीय बैंक का निर्माण किया गया, जिसमें केंद्रीय सूची आप देखेंगे समस्त विषयों का जो है बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आगे कवर करेंगे कि कौन कौन से विभाग को जो सूचियों में है वो भाग में बांटे गए हैं विषय। इस तरह केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया और एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का भी गठन किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई और वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता था। साथ ही विधेयकों पर अंतिम सहमति देने या न देने का अधिकार भी उसके ही विवेक पर निर्भर करता था। वर्मा को 1935 के शासन अधिनियम देखें, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है आपके भारत शासन अधिनियम 1935 में मेंशन थी, जिसके कुछ उपबंध हमने अपने संविधान में भी लिए हैं। वो क्या लिए हैं उसको और आगे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद आपको ये चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त गर्व से घोषणा की थी, उन्होंने गर्व से कहा कि भाई संविधान, जो भारत के संविधान का निर्माण है, विश्व के विभिन्न संविधानों से छानने के बाद लिया गया। देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं ना सब जितने भी देश थे उनसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व किया गया, उनको पढ़ा गया, उनको समझा गया और फिर अपने देश के अनुकूल परिस्थितियों, अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल वहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने वहाँ से अडॉप्ट की हैं। ठीक है, तो संविधान का अधिकांश ढांचागत जो हिस्सा है वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसका जो दार्शनिक भाग है वो क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, ये सब क्या अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए। घबराना नहीं है, अभी हम डिटेल में इनको नीचे और भी कवर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला काफ़ी हिस्सा आपके 1935 के एक्ट से भी लिया गया है। भारतीय संविधान में जो राजनीतिक भाग है, जैसे कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायपालिका, इसका जो हिस्सा है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि उधार का संविधान कहा जाता है कि कुछ संविधानों से कई चीज़ें अन्य संविधानों से ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे ब्रिटेन की यहाँ बात आई कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कनाडा की बात करें तो कनाडा से आप देखेंगे एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति विभाजन यानी कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब क्या आपके कनाडा से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जर्मनी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जर्मनी वाइमर जिसको संविधान है जहाँ का, उससे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का जो स्वरूप है उसको हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, यूएसएसआर जो अब रशिया है आपका, तो रशिया से यानी कि पूर्व सोवियत संघ से आपने क्या लिया है यहाँ पर मूल कर्तव्य लिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया है। तो यहाँ पर जापान इत्यादि कई देशों से जो है
चलिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर मूल कर्तव्य बताया कि यूएसएसआर से, यानी कि जो अब रशिया उससे लिया गया है, तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो हमारे मूल कर्तव्य है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब भी मैं मूल अधिकारों, मूल कर्तव्य, DPSPs या मतलब जो भी आपसे मैं इस तरह से कुछ चीज़ें पूछती हूँ, तो आपकी ड्यूटी बनती कि देखे जाके किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की बात की गई। हम इसको बेशक कवर करेंगे मॉड्यूल्स में, पर आपको सिर्फ जो यहाँ मिल रहा है उसी को डाइजेस्ट नहीं करना, उसके साथ साथ चीज़ों को रिसर्च भी करना है कि जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो किससे संबंधित है, किस आर्टिकल में। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, पॉलिटी की बात है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है अपनी खोल कर रखिए कि कितने क्या आर्टिकल हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपकी, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब जैसे फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो फ्रांस से आपकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत यहाँ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आपका क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से भी उसके संविधान से आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें जो है हमने अडॉप्ट की हैं साउथ अफ्रीका से, जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। जापान से के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में हमने चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की हैं। इसको हम आने वाले टाइम पे ज़रूर कवर करेंगे, या हो सकता है इसी में आपके मॉड्यूल में कवर हो, लेकिन यहाँ पर सामने आई हैं तो उसको एक बार देखते चलते हैं ताकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, चीज़ें स्पष्ट होती रहें आपको। आइए, आप कह रहे हैं कि भारत के संविधान में सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ना, भौतिक सामग्री का जो स्रोत है, ऊपर भी पढ़ा था 1935 के एक्ट से कुछ हमने प्रोविजंस लिए हैं। यहाँ पर यही चीज़ कह रहा था ना कि भारतीय जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा है ना हमारे संविधान का, वो 1935 के एक्ट से लिया है, जिसमें आप देखेंगे संघीय व्यवस्था हो गया, न्यायपालिका हो गया, राज्यपाल हो गया, आपातकालीन अधिकार हो गया, लोक सेवा आयोग, अधिकार प्रशासनिक विवरण किससे लिए गए, भारत सरकार जो भारत शासन अधिनियम है ना 1935, उसी से लिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इससे लिया गया है। संविधान में आधे से अधिक जो प्रोविजंस हैं या तो वो 1935 से लिए गए या फिर उससे मिलते जुलते हैं, मतलब जो भी एक्ट्स आए थे उनसे कहीं ना कहीं ये सब मिलते जुलते हैं। क्लियर है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। ये तो रही यहाँ पर लिखी हुई लाइन। अब समझना क्या है कि प्रथम संविधान संशोधन जो है उसमें क्या क्या प्रोविजन लाए गए थे। तो पहला संशोधन की बात करा है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती कि हम संशोधन, पहले हमने क्या पढ़ा, संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से, किस तरह से जोड़ के पढ़ना है। संशोधन आया तो ध्यान रखना कहाँ से लिया है हमने ये प्रोविजन, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या कब हुआ, क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, इसके साथ साथ अब और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था ना 1951 में हुआ था, इसमें सामाजिक, आर्थिक और जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को यहाँ पर कुछ पावर्स दी गई थी, ठीक है। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। इसमें देखिए 9वीं अनुसूची की जो बात कर रहा है ना, बेसिकली इसमें क्या है कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। वो आपका किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और मुख्य प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद यहाँ पर दी गई थी, जैसे लोक आदेश हो गया, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध हो गया, किसी अपराध के लिए भड़काना इत्यादि जो है प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया गया और इस प्रकार से न्याय योग्य इनको बनाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। ये रही मोटी मोटी बात। 9वीं अनुसूची की जो बात की जा रही है उसमें भूमि सुधार और जुडिशियल रिव्यू से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। क्लियर हो रहा है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है, सब चीज़ें क्लियर करते चलिए। जैसे 9वीं अनुसूची की जो बात कर रहा है, इसमें भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम, और आप देखेंगे इस अनुसूची को पहले संशोधन जो कि 1951 में हुआ था के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जुडिशियल रिव्यू से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। क्लियर है। देखिए, ठीक है, इसमें कहा गया ना कि न्यायिक समीक्षा में इसमें निर्णय दिया। आप देखेंगे कि जितने भी कानून हुआ करते थे इसको 9th अनुसूची के अंतर्गत डाला गया ताकि उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सके, ठीक। जुडिशियल रिव्यू जो है, देखिए इसमें सभी कानूनों को जब देखिए देश आज़ाद हुआ तो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा विवाद होने लगे थे, तो सब अपने अपने अधिकारों को लेके, मौलिक अधिकारों को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। तो जिस कारण से क्या हुआ, बहुत से कानूनों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया उस वक्त पे कि जो है इसमें
मतलब मेरा है कि सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया और कहा कि इस पे अब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये उस वक्त की बात थी। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा, ये निर्णय दिया कि इस अनुसूची में यानी कि 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की जो भी कानून इसमें सम्मिलित होंगे उनके जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो पहले इनमें जो कानून डाले जाते थे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद इन पर 1975 के बाद के जितने भी कानून इसमें सम्मिलित किए गए इस अनुसूची में उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता था। क्लियर है। देखिए, भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित आपराधिक कानून संवर्ती सूची के विषय हैं। यहाँ मेन समझना क्या है कि संवर्ती सूची के विषय क्या है, राज्य सूची के और यहाँ पर संघ सूची के। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, एक दो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको इन शॉर्ट यहाँ पर जितना लिखा है उसको समझते हैं, क्योंकि इसके लिए आगे काफ़ी डिटेलिंग में मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों में आपराधिक जो कानून है उसमें समवर्ती सूची के विषय है। इसमें समवर्ती सूची के विषय में जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है अपना मत दे सकते हैं, लेकिन जो संघ है उसका मत इसमें हावी रहता है हमेशा ही। जबकि पुलिस जो है वो आपका राज्य सूची में आता है, जिसमें राज्य ही सारे मामले देखता है। विदेशी मामलों का विषय है राज्य सूची, विदेशी मामलों का विषय रेडियो टेलीविजन जो है संघ सूची के विषय है, यानी कि केंद्र ही इस पर जो है कार्य करता है। ठीक है, ये संघ सूची का विषय है। तो 3 सूचियाँ, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। देखिए बेसिकली जो राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची है वो क्या था कि 7वीं अनुसूची में विधि निर्माण के विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच में 3 सूचियों के रूप में इनको बांटा गया था। जो ये आपके सामने सूची 1 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसमें क्या था, जहां संसद को संघ सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त थी, तो वहीं सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति थी वो राज्य को प्राप्त थी। नाम से स्पष्ट हो रहा है। जबकि संवर्ती सूची के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर प्राप्त थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत बैंक सूची, जो स्टॉक एक्सचेंज और डाक बचत बैंक जो है वो संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके संघ सूची के विषय। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य सूची, स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। वन क्या है आपके संवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, वन क्या है संवर्ती सूची के विषय है। शुरुआत में ये राज्य सूची का विषय था, बाद में इसको संवर्ती सूची के विषय में डाला गया था। किस अमेंडमेंट के द्वारा, 42 अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। तो अमेंडमेंट्स जो यहाँ पर आते जा रहे हैं उनको ध्यान देना है, बाद में तो कवर करेंगे, लेकिन सामने सामने जब आ रहा है तो उसको आपको अच्छे से देखते रहना है साथ में। क्लियर है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो आपका संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो आपका संवर्ती सूची का विषय है, और इसे 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संवर्ती सूची में। स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात की गई थी, खजाना यात्रा, ये सब प्रति व्यक्ति कर क्या है राज्य सूची के विषय है आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा संवर्ती सूची का विषय, कौन सा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसके आर्टिकल्स भी जिसको हम आगे कवर करेंगे। देखिए 7वीं अनुसूची की जो बात कर रहा है, 7वीं अनुसूची को समझ लीजिए क्या है बेसिकली ये। देखिए 7वीं जो आपकी अनुसूची थी, जैसे हमने 9वीं अनुसूची को पढ़ा, अपने हमारे यहाँ 12 टोटल अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 9वीं को अभी हमने ऊपर देखा था। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, जिसमें फिलहाल में 100 विषय, जिसमें मूल रूप से 97 सब्जेक्ट्स हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 और फिलहाल की बात करें तो 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची जिसमें मूल रूप से 47 और फिलहाल 52 विषय हैं। इन सभी सूचियों, तीनों सूचियों के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य पावर्स का यानी कि शक्तियों का विभाजन आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा एक संवर्ती सूची का विषय बन गया है, जो केंद्र सरकार को शिक्षा के विषय पर कानून बनाने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 42 अमेंडमेंट को कई बार यहाँ पर दिया गया है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर झलक देख लेते हैं। इसके बाद जब आगे मॉड्यूल्स में आएगा उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। देखिए 42 अमेंडमेंट जो आपका 1976 में हुआ था, इसे कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इससे स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया है
और आप देखेंगे इसमें कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया। अगर हम बात यहाँ पर जैसे शिक्षा की जब ये कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको सिर्फ स्पेसिफिकली उसको जैसे देख लेते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा की बात की गई है, आप इसमें देखेंगे कि 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, जैसे शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का संगठन जो है आपका इस अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। अन्य चीज़ों में यहाँ पर 7वीं अनुसूची में भी जो चीज़ें शामिल की गई थी उसको हमने देखा था, जैसे यहाँ पर वन और शिक्षा की जो बात करते कैसे ट्रांसफ़र हुआ था संघ सूची से संवर्ती सूची से राज्य सूची में, ऊपर भी हमने देखा ये। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी अमेंडमेंट्स हुए थे जिनको काफ़ी प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें, लेकिन हम उसको आगे और कवर करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतनी ही ज़रूरत थी। यहाँ पर देखिए जो भाग 4 है हमारा, उसमें निदेशक सिद्धांत आपके दिए गए हैं। भाग 4 के अंतर्गत देखिए यहाँ पर कितने टोटल भाग हैं उसको भी समझ लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे जो भाग 4 की बात करें उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, 5वीं और 6वीं और 7वीं अनुसूची में भी क्या क्या प्रोविजंस है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो आपका भाग 4 है ना, उसमें DPSP आपके दिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। उसमें जो आर्टिकल 45 आता है, देखिए जो नीति निदेशक तत्व है वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के बीच में है। ठीक है, भाग 4 की मैं बात करूँ, इसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। आप देखेंगे इसमें आर्टिकल जो है 243 के 4 ने जो है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो 243(4) है उसमें पंचायतों और ग्रामीण जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स हैं उनको शिक्षा के लिए कुछ प्रोविजन करने का राइट्स दिया गया था। जो आपका 5वीं, 6वीं और 7वीं अनुसूची में, मतलब इनडायरेक्टली इसमें शिक्षा के अधिकार कुछ दिए थे। 5वीं अनुसूची में जैसे अनुसूचित जनजाति, इन सब जनजातियों के क्षेत्र के लिए शिक्षा का प्रोविजन दिया गया। 7वीं अनुसूची में कुछ इनडायरेक्टली आपको देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में जैसे ये जो 3 विषयों में विभाजित किया गया था ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उसमें भी कुछ सूची से ट्रांसफर स्थानांतरण किया गया था। शिक्षा की बात की गई थी, हमने ऊपर कवर किया। वहीं 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई, वहाँ पर भी शिक्षा के प्रोविजन का अधिकार उनको देने का इनडायरेक्टली शिक्षा से संबंधित वहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसके बाद 10वीं अनुसूची जो आपकी है उसमें क्या है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता, ठीक है, के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और इस अनुसूची को 52 अमेंडमेंट यानी अधिनियम यानी कि 1985 के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, जो दल परिवर्तन रोधी कानून भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर 10वीं अनुसूची की बात की गई है, जो कि 52 यहाँ पर अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, ये हमने देख लिया है। शिक्षा, बिजली, ये वन, ये सब अभी हमने ऊपर पढ़ा था, संवर्ती सूची के विषय हैं, जिसमें रेलवे और पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची और रेलवे पुलिस जो है, ध्यान रखिएगा, रेलवे जो है वो संघ सूची और रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, याद रखना है। देखिए 7वीं अनुसूची में हमने क्या देखा था कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का डिवीजन वहाँ दिया गया है। ठीक है, तो राज्य सूची प्रविष्ट 5 में स्थानीय संस्कार यानी कि पंचायती राज का भी प्रावधान दिया गया है आपको। ठीक है, कहते हैं कि दंड प्रक्रिया जो है 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची का विषय है। जब 7वीं अनुसूची हमने देखा था तो उसमें कई सारे जो विषय है वो विभाजित है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच में। तो उसमें जो दंड प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो संवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कारागार और पुलिस राज्य सूची के विषय है। तो यहाँ पर हर लाइन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सीधे सीधे उसको पढ़ते चलिए और समझते चलिए। विवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण जो सूची वो तीसरी है ना, अर्थात संवर्ती सूची के विषय हैं आपके। विवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण संवर्ती सूची के विषय हैं। जैसे प्रविष्ट संख्या 5 जो है उसमें अनुसूची 7वीं से संबंधित है। तो अनुसूची 7वीं हमने देखा था, वही इसमें तीनों विषयों के बारे में बताया गया। तो बेसिकली संवर्ती सूची के विषय यहाँ पर कहा गया है। आर्टिकल 246 जो आपका है उसको समझने की कोशिश करिए। क्या है आपका आर्टिकल 246 जो है वो क्या कहता है? देखिए आपका जो आर्टिकल 246 है, आप समझिएगा कि संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है ना, उस पर आधारित यहाँ पर 246 आर्टिकल में दिया गया है। ये प्रोविजन दिया गया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उसकी विषय वस्तु के बारे में बात की गई है। आपको बताया था अनुसूची 7 में तीनों अनुसूचियों को जो है सूचीबद्ध किया गया है, संघ, राज्य और उसमें संवर्ती सूची में। तो कह रहे हैं सूची 1, सूची 2, सूची 3 जो है इस प्रकार से आपको 7वीं अनुसूची में मिलेगा। ये रिपीटेशन कई बार इसमें हुआ है। इस प्रकार संघ और राज्यों के द्वारा कर और शुल्क लगाने का जो अधिकार है संविधान सूची 7 के अनुसूची में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो संघ सूची को और राज्यों के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं वो शुल्क लगाने का जो अधिकार है वो आपके 7th अनुसूची में दिया गया है, क्योंकि 7th अनुसूची में ही
तीनों जो आप देखेंगे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों को वहाँ पर डिवीजन किया गया। देखिए ये लाइन कई बार आई है तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी। जब मैं ये बोलूँ यहाँ पर अनुसूची 7 तो आपको याद कर लेना है, इसको दिमाग में ले आना है तुरंत, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची पर विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वहाँ पर उपबंध कुछ प्रोविजन दिए गए। 5वीं अनुसूची की बात कर रही हूँ, ठीक है। 6ठी अनुसूची को यदि आप देखेंगे तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। अनुसूची 5 में अभी हमने देखा किन किन क्षेत्रों को कवर करा है। 6ठी अनुसूची को भी हमने देखा है। 73 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, 73, 74 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं दोनों को। देखिए आपका जो 73 अमेंडमेंट था ना 1992 में हुआ था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये पंचायती राज से संबंधित है। 73 अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें भाग 9 को जोड़ा गया जिसका शीर्षक क्या था, पंचायत था। इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक के प्रावधान शामिल है, आर्टिकल 243 से 243O तक है। ध्यान रखिएगा ये पंचायत से संबंधित है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये आर्टिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं यूपी का जो स्टेट से संबंधित कोई एग्जाम होता है तो, ठीक है। आप देखेंगे वहीं इसमें क्या कहते हैं, कामकाज के पंचायतों के काम पर 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया। ये तो हो गई 73 अमेंडमेंट की बात। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एडिशनल क्या समझना है, 74th अमेंडमेंट क्या था, जिसमें आप देखेंगे शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसमें भाग 9A या 9 को जोड़ा गया था जिसे नगरपालिकाओं का नाम दिया गया। इसमें नई 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। तो 74th अमेंडमेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं 5 स्टार दे देती हूँ, याद कर लेना है आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या लिखा हुआ, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, यदि राज्यों की परिषद ने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकलन द्वारा घोषित किया था कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राष्ट्र हित में आवश्यक या समीचीन है तो संसद हो सकती है, तो कानून एक या अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली इसको यहाँ भूल जाइए, ये मेन है। 312 जो आर्टिकल है वो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रोविजन करता है। आर्टिकल 117 आपका क्या कहता है, यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। देखिए आपका जो आर्टिकल 117 है उसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए, यही चीज़ यहाँ बोली गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ प्रावधान ऐसे किए गए कि किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन या छूट या परिवर्तन के संबंध में किसी भी मामले के लिए प्रोविजन करने वाला एक विधेयक या संशोधन पेश या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति की सिफारिश और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी कर को कम करने या समाप्त करने का प्रोविजन करने वाले संशोधन को स्थानांतरित करने के लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। भाग यहाँ पर 15 जो है, आपको भाग 15 में समझना है कि क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। आपका जो भाग 15, देखिए टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। उसमें भाग 15 की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका जो भाग 15 है वो एक्चुअल में क्या कहता है, निर्वाचन की बात की गई है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये 324 से लेकर 329A तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर यही चीज़ दी गई, चुनाव से संबंधित और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय किए जाएंगे। जब हम इसको मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो और डिटेल जानेंगे। आयुक्तों की संख्या शामिल होगी, इसका मुख्य चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण होगा। क्लियर है, मेन चीज़ है यहाँ पर ये समझने वाली। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है वो आपका आर्टिकल 124 में दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है वो आपके आर्टिकल 124 में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, जबकि हिंदी भाषा के विकास के निर्देशन से संबंधित 351 में है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये रट लेना है, क्योंकि डिटेलिंग हम जब महाधिवक्ता पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में, इन पदों के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेलिंग में इनकी निर्वाचन और इनकी नियुक्ति सब चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर हमें समझना है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है। सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन आर्टिकल 124 में, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का आर्टिकल 315 में, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, हिंदी भाषा के विकास के अनुच्छेद 351 में दिया गया है प्रोविजंस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अब देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की और समझाने की मैंने कोशिश की है। तो आपको कोऑपरेट करना है और धीरे धीरे चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, राइट। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए, जैसा कि मैंने कहा था अभी ऊपर।
यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप पेड ग्रुप कॉल कर सकते हैं, ग्रुप के लिए कॉल कर सकते हैं। ज्ञान सर का भी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, उनको टेक्स्ट कर सकते हैं। उनसे कोई डिटेलिंग चाहिए एग्ज़ाम से संबंधित या कोई फॉर्म से रिलेटेड, आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई नोट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, बेझिझक आप उनको यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना की बात की गई है, तो इसमें हम यहाँ पर उद्देश्य जो प्रस्तावना थी, उद्देशिका थी, उससे हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, जैसे संविधान की जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं। उद्देशिका जो प्रस्ताव है, आप देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये सब हमको पता है। ये भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही आप देखते हैं कि इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है, जिसमें कुछ बातों को शामिल किया गया था उद्देशिका में। वो बातें क्या क्या थी, जैसे भारत एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। तो संप्रभु मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी उसके डिसीजंस होंगे वो भारत के खुद के होंगे, किसी के अधिरोपित नहीं होंगे। कोई बाहरी देश या बाहरी सत्ता या बाहरी शक्ति उस पर वो है जो थोपेगा नहीं कि आपको ये मानना है। ठीक है। इसी के साथ साथ भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में हैं, या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। ये सारे प्रोविजंस किसमें, उद्देशिका में दिए गए थे। ठीक है। भारत के नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी और लोक नैतिकता की स्थापना भी सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी और इसी के साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास ही रहेंगी। संप्रभु जो स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियां और प्राधिकारों का जो अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता ही होगी, ना कि कोई बाहरी शक्तियां, बाहरी तत्व। ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका भी अदा की थी। और इसी प्रकार से कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं और इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका संविधान की प्रस्तावना का यानी कि प्रियम्बल का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को एक मूर्त रूप भी प्रदान किया था। स्पष्ट हो रहा है? यही सब चीज़ें आपको इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा सी चीज़ें क्या बताई गई, जैसे सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, उसके बाद कई अन्य देशों ने भी इसको अपनाया, जैसे भारत में भी इसको शामिल किया गया। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि प्रख्यात न्यायविद जो संवैधानिक विशेषज्ञ थे N.A. पालकीवाला ने इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। किसकी बात कर रहा है? प्रस्तावना की बात कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसके बाद आप देखेंगे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान के 42वें संविधान 1976 से जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन जब अभी हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था जब वो आएगा तो मैं आपको और इसमें डिटेल में बताऊंगी। जैसे आपका 42 अमेंडमेंट की यहाँ पर जो बात आई है उसमें हमने देखिए किन चीज़ों को कि 5 विषयों को जो है संवर्ती से संघ, संघ से राज्य सूची में एक्सेट्रा चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। अब इसमें कह रहा है जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे वो क्या क्या थे, जैसे कह रहे हैं कि इसमें जो नए शब्दों को जोड़ा गया था हमारे प्रियम्बल में, जैसे क्या क्या वो शब्द थे, जैसे इसमें समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया। ये आपके 42 अमेंडमेंट 1976 से हमारे प्रियम्बल में इनको जोड़ा गया था। क्लियर है? अब यहाँ कह रहे हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को तैयार किया गया था। 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना का पहला और अंतिम संशोधन है ये। ठीक है। संविधान सभा ने देश के नाम को लेकर एकमत नहीं था। ठीक है। उसका जो देश का नाम है भारत, उसको लेकर एकमत नहीं था क्योंकि कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम भारत का सुझाव दिया जबकि अन्यों ने इसे आधुनिक नाम भारत की वकालत की। इसलिए भारत के संविधान में दोनों शामिल हुए। इसलिए भारत अर्थात इंडिया, इसीलिए आपका आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 को यदि आपने पढ़ा होगा तो आप समझेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है आर्टिकल 1, यानी कि भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा।
ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भारत अर्थात इंडिया की बात की गई है, तो दोनों की सहमति इस तरह से बनी है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा? 42 अमेंडमेंट के द्वारा। यह भारतीय राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ठीक है देखिए, इसमें राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समान भावना से देखा जाएगा, तो सर्वधर्म समभाव की यहाँ पर बात की गई है। कोई विशेष धर्म के आधार पर कोई चीजें नहीं की जाएंगी किसी भी राज्य के द्वारा। क्लियर है। 13 दिसंबर 1946 को हमने देखा जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव, उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। केशवानंद भारती मामला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप डिटेल में समझिए। यहाँ पर केशवानंद भारती जो मामला था उसमें क्या है कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद के द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते जो अमेंडमेंट है संविधान की मूल संरचना को नष्ट ना करे। ऐसा केशवानंद भारती में, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंद भारती में दिया गया, उसमें कई प्रोविजंस किए गए कि उसमें जो उस मूल संरचना में जो जो चीज़ें आएंगी उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि प्रस्तावना में कहा गया है कि ये उल्लेखनीय है कि ये गैर न्याय संगत है, यानी इसके प्रावधानों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, संविधान के प्रोविजंस को ओवरसाइड नहीं कर सकता है, और अंत में मूल संरचना को नष्ट किए बिना प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे केशवानंद भारती में जो मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर है ना आपका, केशवानंद भारती मामले में आया था सबसे पहली बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका मूल संरचना है ना, उसको हमारे संविधान में कहीं भी पूरी तरह से स्पष्ट या परिभाषित नहीं किया गया है पूरी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, भारत के संविधान के प्रमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपकी प्रियम्बल के ही शब्द हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए। जब अपना प्रियम्बल आप उठाएंगे ना, पढ़ेंगे अगर आप अपना प्रियम्बल, तो उसमें क्या लाइनें लिखी हुई हैं उसको हम एक थोड़ा सा झलक यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पर बात की गई है आपके प्रियम्बल में, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है आपके प्रियम्बल में। आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है वो समता की जो बात करते हैं, और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, ये आपके इस प्रियम्बल की ही डायरेक्ट लाइन यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, जब हम प्रियम्बल को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके जो शब्द हैं, जो शब्दों का चयन यहाँ पर किया गया है, जैसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? बेसिकली ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है। ठीक है, क्या होती है? लोगों के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। देखिए यहाँ पर गणतंत्र का मतलब तो ये है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथ में होती है। ऐसा क्यों है? हमारे देश का जो प्रथम नागरिक जिसको हम कहते हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं, तो उनका चुनाव ही किया जाता है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे ब्रिटेन वगैरह में चुनाव पद्धति आपको नहीं, वहाँ पर गणतंत्र नहीं पाया जाता, जबकि वहाँ पर राजतंत्र है। ठीक है, वहाँ पर राजतंत्र क्राउन का शासन चलता है, तो वहाँ पर गणतंत्र नहीं। तो गणतंत्र मतलब जहाँ पर सर्वोच्च शक्ति जो है आपकी, तो वो क्या, जो ब्रिटेन की बात मैं कर रही थी वो वंशानुगत होता है, तो वंशानुगत ही चीज़ें चलती रहती हैं, वो राजशाही शासन उनका जो है वो इस प्रकार से चलता है, जबकि इंडिया में गणतंत्र है, इसलिए लोकतंत्रात्मक की बात करता है। ठीक है, रिपब्लिक, गणराज्य की बात करता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रहे हैं कि राज्य का मुखिया चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा चुना जाता है, वही चीज़ है। भारत की कंडीशन में राज्य के जो प्रमुख का चुनाव है वो इनडायरेक्टली चुनाव यानी कि निर्वाचन प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, इसीलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, अभी स्पष्ट हो गया है। प्रस्तावना में मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों और राजनीतिक और नैतिक और धार्मिक का प्रतीक है, जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल की जाती है, और संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में कहते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह व्यक्त करती है कि इतने हमने लंबे समय तक सोचा और सपना देखा था वो आज पूरा होता है। वो प्रस्तावना के थ्रू, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके थ्रू बात कर रहे हैं। भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय जैसे शब्द का प्रस्तावना में कोई मौजूद नहीं है। धार्मिक जैसा शब्द वहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं किया कि धर्म के आधार पर किसी को न्याय नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख किया, लेकिन धार्मिक न्याय शब्द का प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है।
देखिए, धर्मनिरपेक्षता अभी ऊपर क्लियर किया था कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार है, कि सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है यहाँ पर, ऊपर देखा था अभी हमने। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे सर अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना के लेखकों के राजनीतिक ज्ञान के लिए शानदार श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने हमारे प्रियम्बल को संविधान की की नोट के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी था उसका उद्घाटन कर इसे उद्धृत किया 1951 में। हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है एम हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन एक घोषणा से अधिक है। ये हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के पैटर्न को निर्धारित करती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे एक रेवोल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता। ठीक है, ये इनके वाक्य थे, इसको हमने यहाँ पर देखना था, देख लिया है। 1950 में संविधान के प्रारंभ होने के समय समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना के हिस्सा नहीं थे, लेकिन 42 अमेंडमेंट बताया था ना अभी 1976 में इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 को जो है ये लागू हुआ था। यहाँ पर मेन चीज़ समझने की है। ठीक है, तो यहाँ पर 1976 में इन शब्दों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में अभी हमने देखा था ऊपर किन किन शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। क्लियर है। 1946 में 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना संशोधन के प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। संविधान की प्रस्तावना में पीपल्स शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोग में पीपल्स शब्द का उल्लेख नहीं है। इस विशेष शब्द का उल्लेख चीन के संविधान में किया गया है। तो पीपल्स शब्द का जो उल्लेख है किसके संविधान में, किस देश के संविधान में, चीन के संविधान में है। ठीक है, भारत में नहीं है कहीं भी। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे MR जो मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ में प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी। बेसिक स्ट्रक्चर आपका केशवानंद भारती मामला 1973 याद रखना है। ठीक है, ये रट लेना है आपको, एक तरीके से बहुत बार पूछा गया है ये। संविधान सभा की मसौदा समिति हमने पढ़ा था, ड्राफ्टिंग कमेटी भी देखा था, उसके अनुसार AM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है, कुंडली है। ठीक है, अन्य सदस्य जो संविधान सभा के थे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के महत्व को कुछ शब्दों में अपने व्यक्त किया है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, संविधान की कुंजी है, यह संविधान का एक गहना है और एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्यों को माप सकता है। जैसे ये सारे शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं ना, अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं, इनको आपको ध्यान देना है क्योंकि आपके मेंस आंसर राइटिंग में जब आप इनसे अपने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग करेंगे तो एक बेहतर आउटपुट निकल के आएगा, एक गुड इंप्रेशन आपका क्वेश्चन में दिखेगा। तो इन सब लाइनों को आपको यहाँ पर जो है अच्छे से डिकोड कर देना है, लिख लेना है इसको। ठीक है, आगे देखिए, समानता का जो सिद्धांत है काफ़ी हद तक विशेष अधिकारों के उन्मूलन के परीक्षण तक ही सीमित है। आप देखेंगे कि जैसे लिंग, रंग, पंथ और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को दिए गए विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से तर्कहीन पूर्वाग्रह माना जाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए हमारे समता की बात की गई है जिसमें लिंग, रंग, भेद, जाति, धर्म के आधार पर कोई न्याय और जो है जस्टिस नहीं होगा। संविधान का आर्टिकल जो है 14 से 18 में आप देखेंगे कि समता के अधिकार, यहाँ पर देखिए जब हम पढ़ेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स तो उसमें जो डिवीजन पढ़ेंगे उसमें समता का जो अधिकार है 14 से 18 के बीच में आपको दिए गए हैं, जिसमें सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात इस प्रस्तावना में हमारे की गई है। क्लियर है। उद्देशिका में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय हमने ऊपर पढ़ा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करना, जबकि धार्मिक न्याय जैसे शब्द का प्रयोग हमारे प्रेमबल में कहीं भी नहीं हुआ है। BR अम्बेडकर ने क्या कहा कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। क्या कहा? BR अम्बेडकर ने संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। 7 जो लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में वो हमने देखा था, जैसे BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, TT कृष्णमाचारी थे, ये और भी एक नाम है जिनको हमने ऊपर ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स की बात करेंगे। क्लियर है? अभी तक हमने पॉलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन को कवर करने की कोशिश की और हर एक लाइन अपने आप में एक प्रश्न को लिए हुए अपने आप में समेकित किए हुए हैं। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली पॉलिटी, क्योंकि यहीं से आपका हिस्ट्री का आधा पार्ट भी रेडी होगा। ठीक है, तो ये ना केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर आगे जो है फिजिक्स पढ़ेंगे, इसमें हम और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर अब हम आते हैं। आइए देखिए, अब हम यहाँ पर फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटी के हिस्से को देखा था ऊपर, इसके बाद अब यहाँ पर हम फिजिक्स को देखेंगे। जैसे कि हमारे हर मॉड्यूल में रहता है, मैं हर मॉड्यूल में आपको बताती हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं, तो हर मॉड्यूल को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मॉड्यूल इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जितने मॉड्यूल्स आपको हिंदी मीडियम में मिल रहे हैं उतने ही मॉड्यूल्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे। सेम कंटेंट रहेगा, बस मीडियम चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। आप जिस माध्यम में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं उसमें आप देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स बीच बीच में दिए गए हैं, मैं आपको बताती रहूँगी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम से संबंधित या किसी भी अन्य एग्ज़ाम से संबंधित, मटेरियल से संबंधित सर से बात करना चाहते हैं तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए यहाँ पर हम पूरी तरह से उपलब्ध हैं। आइए अब हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के कुछ पार्ट जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, जो ऑलरेडी हम कुछ मॉड्यूल्स में कवर कर चुके हैं पिछले मॉड्यूल्स में। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन क्या होता है। 1986 में क्या हुआ कि न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थों का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आइए अब यहाँ पर क्या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। देखिए कहते हैं कि 1686 में क्या हुआ कि बताया गया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड जो है दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो पिंडों के बीच स्थित आकर्षण बल की इस विशेषता का अनुकरण करती हुई पृथ्वी किसी पिंड या वस्तु को अपने सेंटर की ओर, अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हालांकि प्राचीन भारत में गणितज्ञ जो ब्रह्मगुप्त हैं उन्होंने न्यूटन से पूर्व की बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, परंतु न्यूटन ने गणितीय विधि से, गणितीय मतलब इन्होंने थोड़ा सा मैथ्स के फॉर्म में बताया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को सिद्ध किया। तो न्यूटन के अनुसार क्या था कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का वेग जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं। यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया गया है, जैसे यदि दो वस्तुएं यहाँ पर जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 है और m2 है, ठीक है, m1 है और m2 है, तो दो कणों जो द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, यहाँ पर ये दिया गया है आपका फॉर्मूला, जहाँ पर g क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक दो वस्तुओं के बीच एक इकाई द्रव्यमान और एक इकाई दूरी पर स्थित आकर्षण बल होती है। उपरोक्त ये समीकरण से स्पष्ट होता है, यहाँ से ये समीकरण से स्पष्ट होता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वास्तविक स्थिति से दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का चौथा भाग होता। ठीक है, यहाँ पर अब कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण को अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। देखिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, बेसिकली ये पृथ्वी जो है वो आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, और इस बल की जो दिशा है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर आरोपित इस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। न्यूटन के जो गति का दूसरा नियम है ना, उसके अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण यानी कि A=F/m उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और इस गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
ठीक है। गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G=GME/r2 यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसको G के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को G के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं और G को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। कभी भी दोनों को एक ही राशि समझने की गलती ना करें कि G जो है वो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और कैपिटल G जो आपका ये स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जब कैपिटल G यहाँ पर मेंशन हो वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की जो यहाँ पर मान होता है वो 9.8 m/s2 होता है, ठीक है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह के विभिन्न स्थानों पर G यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। इसके बाद न्यूटन के जो दूसरे लॉ के अनुसार यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान F है तो उस वस्तु का भार m है, तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा, आपका F/m हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके सूत्र है, इसको इतना डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है। G का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी कि आपका भूमध्य रेखा पर ये जो है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। ये आपकी विषुवत रेखा है ना, इस पर आपका न्यूनतम होता है G का मान। पृथ्वी के ध्रुवों पर ये मान जो है वो अधिकतम हो जाता है G का मान, ठीक है। पृथ्वी तल के नीचे या ऊपर जाने पर G का मान घटता है। नीचे या ऊपर जाने पर पृथ्वी तल के यहाँ पर जो है इसका मान घटता है G का, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। सीधी सी बात है, विषुवत रेखा पे कह रहे हैं बिल्कुल ये 0 होता है, ठीक है। विषुवत रेखा न्यूनतम होता है जबकि ध्रुवों पर ये अधिकतम होता है। G का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उपप्लावन प्रभाव या श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दिशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। क्लियर है, स्पष्ट हो रही है ये सारी चीजें। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में, यानी कि ये G की बात कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर ही रहती है। तो G में परिवर्तन से वस्तु में भार में परिवर्तन भी होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। जो उसकी घूर्णन गति होती है ना, उसके बढ़ने पर क्या होता है, G का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। घूर्णन गति, ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट ना स्वैप हो जाते हैं कभी कभी प्रश्न में। तो घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होगा, घूर्णन गति के बढ़ने पर क्या होता है, G का मान कम हो जाता है, ठीक है। G का मान कम हो जाता है, जबकि घूर्णन गति घटने पर G का मान हमेशा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर G गुरुत्वीय त्वरण को G स्मॉल g से इंडिकेट करते हैं, जबकि गुरुत्वीय नियतांक को कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का जो है उसको हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण एक्चुअल में क्या होता है। गुरुत्व क्या है, यानी कि ग्रेविटी व आकर्षण जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, स्पष्ट है। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करें तो इसको समझिए, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि जो होती है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g आपका कहलाता है। माना कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है me है और पृथ्वी की त्रिज्या re हो, तो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी तल की कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा, F = आपका क्या हो जाएगा, F = यहाँ पर क्या होगा, G m/me/m क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक तरह से सूत्र हो जाएगा इसका। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि मुक्त रूप से छोड़ी या फेंकी जाती कोई वस्तु है, वे पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, तो उसे गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है। उस गति में त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे G से इंडिकेट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान, मात्रक SI मात्रक वगैरह याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है ये कई बार, है ना। देखेंगे कि वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। और जैसे हम एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे यदि लकड़ी और लोहे और मोम के समान आकार के छोटे टुकड़ों को समान ऊंचाई से अगर पृथ्वी पर गिराया जाता है ना, तो आदर्श परिस्थितियों में सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है।
ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में वस्तु की गति कैसे होती है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एक्स्ट्रा सी चीज़ें हैं ये, कि जैसे चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान करता रहेगा। जैसे पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि पत्थर का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है कम होने के कारण वह अधिक तेजी से नीचे गिरता है। तो जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो कम होगा वो अधिक तेजी से नीचे का, अगर वो ज़्यादा बड़ा होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वो धीरे धीरे वायु के प्रतिरोध में अधिक तेजी से नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंडों के द्वारा उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक पिंड अपने चारों तरफ एक बल क्षेत्र उत्पन्न करता है जो सभी दिशाओं में होता है। जब इस बल क्षेत्र में कोई अन्य पिंड आता है तो वे पिंड उस पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं जिसका यह बल क्षेत्र होता है। आप देखें, किसी पिंड के इस क्षेत्र को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी कण का किसी अन्य कण का प्रभाव उस कार्यकारी कण के चारों ओर केवल कुछ सीमित स्थान पर ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया वो सिंप्लीफाई करके बताया, तो उसको ही समझिए कि जो आपका किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंडों के द्वारा उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उस फील्ड को हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी कैसे देखेंगे, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के द्वारा अनुभव बल दिशा परिमाण दोनों है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, इसे ई से प्रदर्शित करते, तो ई इज इक्वल टू F/m हो जाता है। ठीक है। तो G का मान भी F/m होता है, और पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए G तथा E का जो मान है वो समान ही होता है। अब गुरुत्वीय पोटेंशियल की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं, किसी भी एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है उसका मान उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। उसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। किससे? v से प्रदर्शित करते हैं। माना परीक्षण द्रव्यमान m को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में पर्याप्त कार्य जो है वो w है, तब v इज इक्वल टू W/m हो जाता है। ठीक है। v इज इक्वल टू W/m है, चूंकि कार्य प्राप्त होता है ये ऋणात्मक है। ये गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है, तो गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज कर दिए जाते तो हमेशा आपका ये ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की अगर बात की जाए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी ग्रेविटेशनल क्या है, तो किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस कण को एक निर्देशित स्थिति यानी कि रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में किया जाता है। जो पहले की स्थिति थी उसे बदलकर यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में जो आप देखेंगे जो वर्तमान स्थिति तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, यह निर्देशित स्थिति आकर्षणकारी द्रव्यमान से अनंत दूरी पर ली जाती है, जहाँ कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य माना जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, यानी कि उस बिंदु पर ठीक इतने ही परिमाण का बल ऊपर की ओर लगाया जाए तो वह वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी। किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र में परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है। यहाँ पर भी वही दिया, गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस भी स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं और तब तक उसका आकार नहीं बदलता। किसी वस्तु का केंद्र तब स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता है। जैसे कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। इसका एक अच्छा उदाहरण इस तरह से पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, अभी तक इसके ना गिरने के कारण इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का मीनार के तल के अंदर होना है। मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल के
बाहर हो जाएगी तब यह गिर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो उदाहरण के तौर पर पीसा की झुकी हुई मीनार है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र यहाँ पर दिए गए। जैसे सामान्य छड़ में गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होती है, छड़ के अक्ष के माध्यम बिंदु में होती है। ठीक है, त्रिभुजाकार ठोस जो वस्तु होती है उसके माध्यमिका का कटान बिंदु पर होती है गुरुत्व केंद्र की स्थिति। वर्गाकार आयताकार यहाँ पर देखिए विकर्णों का कटान बिंदु है। यहाँ पर ये सब खोखला शंकु में आप देखेंगे गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है, शंकु के अक्ष पर आधार पर से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर। समानांतर चतुर्भुज में विकर्णों के कटान बिंदु पर ठोस गोले में गोले के केंद्र में गुरुत्व केंद्र स्थिति होती है वस्तु के। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लैनेट्स दिए गए हैं। ग्रह क्या है, देखिए सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड हैं जो अपनी अपनी कक्षाओं ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, ये भारी वस्तु जो सूर्य के परितः परिक्रमण करती है ग्रह कहलाती है। सिंपल सी भाषा यहाँ पर इस तरह से दी गई है। देखिए यहाँ पर ग्रह की जो बात करें ना प्लैनेट्स की, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। जैसे सूर्य की दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए कक्षा कहलाते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मेन है कि केपलर के ग्रह संबंधी नियम को हमें समझना है। देखिए केपलर ने क्या किया कि केपलर ने सूर्य की जो परिक्रमा है ना, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में कुछ 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें ग्रहों की गति के केपलर नियम कहा जाता है। तो केपलर का प्रथम जो नियम है वो कक्षाओं का नियम है, ऑर्बिट इन केपलर्स लॉज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर केपलर्स लॉ ऑर्बिट की बात कर, कक्षाओं की बात कर रहा है। यहाँ पर केपलर का जो पहला नियम है कहता है कि यह नियम ग्रहों द्वारा चली गई कक्षाओं के बारे में यानी कि ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी देता है। इस पहले नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह, ठीक है, प्रत्येक प्लैनेट सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है और सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक पर फोकस पर होता है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त के किसी एक पर फोकस होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे यहाँ पर वैसे तो इसको चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है, इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर जो चित्र मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पर ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका क्या है, सन है। किसी ग्रह द्वारा चले गए दीर्घवृत्ताकार के फोकस पर है। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्ताकार दीर्घ फोकस पर है। कह रहे हैं कि विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि सूर्य का जो निकटतम बिंदु है वो क्या है, सूर्य का, यहाँ पर अगर माफ़ी चाहती हूँ मैं इसको इस तरह से यहाँ बनाऊँ तो ये और क्लियर हो जाएगा। सूर्य का, ये आपका सूर्य है, इसका निकटतम बिंदु अगर मैं कहूँ तो क्या है आपका, ये P1 है। ठीक है, जबकि आपका दूरस्थ बिंदु इससे क्या होगा, यहाँ पर P2 होगा। ठीक है, तो P1 को हम यहाँ क्या कहेंगे, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, उपसौर। ठीक है, P2 क्या होगा आपका, अपसौर कहते हैं। अर्ध दीर्घ अक्ष दूरी P1 और P2 का आधा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, P1 और P2 इस तरह से आपको समझना है। इसको नहीं भी समझ आ रहा तो घबराना नहीं है, सिंपल जो मैंने आपको बताया वही समझिए। ठीक है, वही चीज़ कि कैसे कि ग्रह जो है वो प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। यहाँ पर वही चीज़ की गई है, मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब क्षेत्रफलों का नियम यानी कि केपलर का जो सेकंड लॉ है वो क्षेत्रफल का नियम है, एरियाज का नियम है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों के समान क्षेत्रफल पर प्रसव करती है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। यानी कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित समय अंतराल में अपनी कक्षा के P1 बिंदु से P2 तक जाता है। ठीक है, P1 बिंदु से P2 तक जाता है तो उतने ही समय अंतराल में कक्षा के बिंदु P3 और P4 तक जाता है, तब इस नियम के अनुसार क्या होगा। देखिए यहाँ पर यही चीज़ मैंने ऊपर भी थोड़ा सा P1 P2 से समझाने की कोशिश की गई थी। तो इस नियम के अनुसार आपका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, P1S P2 हो जाएगा। यानी कि इस तथ्य से क्या स्पष्ट होता है कि अपनी कक्षा में ग्रह की जो चाल है वो निरंतर, सिंपल वे में समझिए, इस कक्ष में जो ग्रह की जो चाल है निरंतर बदलती रहती है और तथा जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल न्यूनतम और जब सूर्य के समीपस्थ होता है तो ग्रह की चाल अधिकतम हो जाती है। तो क्या समझने वाली बात है यहाँ पर
कि सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की जो गति है अपेक्षाकृत तीव्र हो जाती है। और देखिए अपेक्षाकृत तीव्र हो जाती है, इसका मतलब जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो उनकी चाल कम हो जाती है, जब सूर्य के समीप होते हैं तो उनकी चाल अधिक हो जाती है। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, यहाँ से आपको पूछा जाएगा। आवर्त कालों का नियम की बात की जाए, यानी कि केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड लॉ है ये केपलर का। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यानी कि ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल, यानी कि टी का वर्ग, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष ए की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस तरह से हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए T2 यहाँ पर अनुक्रमानुपाती A3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ कही गई है। यहाँ पर केपलर्स 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर इसको समझाया गया है। देखिए हर बच्चा इसको तो नहीं समझ पाएगा, तो यहाँ पर जो सरल भाषा में इसको समझाया गया वो जो मैंने आपको बताया वो सिंप्लीफाई तरीके से समझिए इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जोहानेस जो केपलर हैं, उनके यहाँ पर जो जर्मन के मूल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा है कि टाइको ब्रेहे और उनके सहयोगी के द्वारा बहुत परिश्रम पूर्वक लिए गए प्रेक्षणों के आधार पर ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। केपलर स्वयं ब्रेहे के सहायक थे। उनके ग्रहों की 3 नियमों को पहुंचने में 16 वर्षों का समय लगा था। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि दूरदर्शी में प्रवेश करने पर प्रकाश का क्या होता है, इसलिए वे ज्यामितीय प्रकाशिकी के संस्थापक के रूप में जाने गए थे। केपलर के बारे में हमने ऊपर ऑलरेडी तीनों जो लॉज हैं उनको डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि सैटेलाइट को समझना है। आपके उपग्रह क्या होते हैं, फिर आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं आपके सैटेलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई, जैसे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, एक सैटेलाइट है उसका। तो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग होगा, इसलिए चंद्रमा पर जब व्यक्ति का भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 भाग होगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में आपका एक कथन बन जाएगा आपके प्रश्न का, ठीक है। उपग्रह की कक्षीय चाल की जैसे ये बात कर रहे हैं, तो उपग्रह के कक्षीय चाल को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सैटेलाइट को समझा। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, यानी कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो क्या होता है, उसको इससे पहले उसको समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि उपग्रह जो है वो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, यानी कि परिक्रमा करता रहता है। अतः किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, एक पूरा परिक्रमा करने में लगा समय उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। अब बात हो रही है यहाँ पर कक्षीय चाल की, तो उसको भी हम यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो ये बल पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाया गया क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ कह रहे हैं कि उपग्रह की कक्षीय चाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और अधिकतम ऊंचाई पर जो सैटेलाइट की कक्षीय चाल है वो न्यूनतम होती है। तो कक्षीय चाल का यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर भू उपग्रह, देखिए उपग्रह की भी एनर्जी होती है। यहाँ पर उपग्रह की कक्षीय चाल जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, परिक्रमण काल पढ़ा, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उपग्रह की एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स क्या है कि कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर या तो दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा लगाते रहते हैं, इनका वेग निश्चित होता है, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन सैटेलाइट्स पर उनकी गति के ऊर्ध्वाधर कार्य करता है कि जब भी कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य करता है। क्लियर है, ये हमने समझ लिया। उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको अगर नहीं समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी हैं आपके लिए। भू उपग्रह की अगर बात की जाए तो भू उपग्रह क्या होते हैं, वे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। इनकी गतियाँ ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों के बहुत समान होती हैं, इसीलिए केपलर के ग्रही गति नियम इन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। इन उपग्रहों की पृथ्वी के परितः कक्षाएं वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होती हैं, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जो कृत्रिम उपग्रह है इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार का बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है प्रक्षोभ बल जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलार्ध में त्रुटि,
चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव और विकिरण दाव और आदि से उत्पन्न बल होता है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसकी कक्षा लगभग वृत्ताकार है। विभिन्न वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए मानव निर्मित भू उपग्रहों को कक्षाओं में प्रमोचित किया गया है और मानव निर्मित भू उपग्रह कक्षाओं की स्थिति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, दूसरा आपका होता है पोलर सैटेलाइट। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया तो उसको हम थोड़ा इन शॉर्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई गई है कि देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसकी लगातार लगभग जो है वृत्ताकार कक्षा लगभग 27.3 दिन का परिक्रमण करते हैं, जो चंद्रमा के अपनी कक्ष के परिता घूर्णन काल में लगभग समान होता है। ये हमने और डिटेल में समझ लिया ऑलरेडी। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं इन चैनल से। इन नंबर से ज्ञान सर का यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित या फिर किसी नोट से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो बेझिझक आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, तो आप आसानी से इसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। निरंतर हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो या अन्य भी कोई एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड होता है तो उसका सही टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ सभी इसका लाभ उठा सकें। ये तुल्यकाली और ध्रुवीय उपग्रह की जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तुल्यकाली जो उपग्रह हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये उपग्रह जो होते हैं, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि उसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति का आवर्त काल यानी कि 24 घंटे के बराबर हो, तो ऐसे उपग्रह को हम भूतुल्य कालिक उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पोलर सैटेलाइट की बात कर रहा है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट क्या है आपके कि पृथ्वी के ध्रुवों के परिता उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ और ईस्ट जो दिशा है उसमें परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को हम ध्रुवीय उपकरण कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों की जो ऊंचाई है लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है। इन उपग्रहों का आवर्त काल लगभग क्या माना जाता है? 100 मिनट होता है। ध्रुवीय उपग्रहों का अगर हम यूज़ की बात करें, उपयोग की बात करें, तो कहते हैं कि इनका प्रयोग विश्ववीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में के सर्वेक्षण में, रिमोट सेंसिंग यानी कि मौसम विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन इत्यादि में किया जाता है पोलर सैटेलाइट्स का। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके बाद पलायन वेग देखते हैं। इसके वेलोसिटी क्या होता है आपका? पलायन वेग किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पलायन वेग को सिंपल समझते हैं कि जब किसी वस्तु को फेंका जाता है ना, तो यह कुछ ऊपर की तरफ जाकर वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन यदि इसे इतनी वेग से फेंका जाए कि यह इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से ही वापस चली जाए, तो यह वस्तु कभी लौटकर वापस इस ग्रह पर नहीं आएगी। जो न्यूनतम वेग वस्तु को उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र पार कराने के लिए चाहिए, उस वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं, यानी कि इसके वेलोसिटी कहा जाता है। जब किसी रॉकेट को यदि ग्रह से बाहर सौर मंडल में भेजना होता है तो इसे गतिज ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, यानी कि इसे पलायन वेग से अधिक वेग द्वारा फेंका जाता है ऊपर की ओर, ताकि ये ग्रह छोड़ दे, जिस ग्रह में उस ग्रह को छोड़ दे और अन्य ग्रह में चली जाए। यदि रॉकेट को पलायन वेग से थोड़ा भी कम वेग दिया जाए तो ये रॉकेट ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है और ये अन्य ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है जहां इसे भेजना था। ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वापस लौटकर नहीं आता है, उसे हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। क्या ये अभी तक क्लियर हो गया है आपको? चलिए, यही आपकी पलायन ऊर्जा है। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और धरती पर पलायन वेग का 11.2 किलोमीटर सेकंड। रट लेना है इसको आपको। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैसों के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं होता है। याद कर लेना है इसको अच्छे से आपको। उपग्रह के कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध क्या होता है? जैसे सैटेलाइट के जो कक्षीय वेग होते हैं और पलायन वेग जो हमने पढ़ा, उसमें डिफरेंस क्या होता है? पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 जो है, पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग ve हो, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से स्पष्ट क्या है कि यदि पृथ्वी के समीप चलकर
काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर इतना 2 गुनी हो गई हो तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। इसको हमने जब ऊपर समझा था, इससे हम ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसको अलग से यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। उपग्रह की ऊर्जा की अगर बात की जाए तो उपग्रहों की जो ऊर्जा है ना वो क्या होता है बेसिकली, देखिए क्या होता है कि किसी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं उनके पास स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि सैटेलाइट्स को गतिमान रहने के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों का जो योग है उसको हम उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं, यानी कि उपग्रह की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं इस तरह से। उपग्रह की बंधन ऊर्जा की बात की जाए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो किसी उपग्रह को, किसी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पलायन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उपग्रह की हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होता है, उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर उपग्रह की गतिज ऊर्जा, जो अभी हमने ऊपर समझा, GM/2R है। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। यदि सैटेलाइट की गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर आपको अच्छे से समझाया तो चीज़ें कनेक्ट करनी है। उपग्रह का परिक्रमण काल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो टाइम पीरियड ऑफ, अभी हमने देखा था परिक्रमण काल क्या होता है उपग्रह का, उसको अभी मैंने डिटेल में यहाँ पर समझाया है, आपको अभी समझाया था ना। देखिए परिक्रमण काल वही टाइम पीरियड था ना कि जैसे हम आपको बताया था अभी कि उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, यानी कि परिक्रमा करता रहता है, तब किसी सैटेलाइट के द्वारा ग्रह के चारों यानी कि प्लैनेट के चारों एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, पूरा परिक्रमा करने में जो समय लगता है, उसे हम सैटेलाइट का परिक्रमण काल यानी कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर हो गया है, यही चीज़ हमने देखा था, इसका टाइम पीरियड का यहाँ पर सूत्र दिया गया है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। उपग्रह जिसका आवर्त काल 24 घंटा का होता है भू स्थिर उपग्रह कहते हैं उनको। सरल आवर्त, यहाँ पर आपको सरल आवर्त गति क्या होता है, आवर्त गति क्या है, यानी कि पीरियोडिक मोशन क्या है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समयांतराल में समयांतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वह समयांतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उसे हम टाइम पीरियड कहा जाता है। और जब वह अक्ष के परितः घूर्णन या किसी बिंदु के इधर उधर यानी कि ऑसिलेशन के करती है तो इसके कई उदाहरण हैं, जैसे दोलन गति इत्यादि, ये हैं इसके उदाहरण हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब अगर बात की जाए सरल आवर्त की, यहाँ पर देखिए कहते हैं कि कुछ विशेषताएं भी होती हैं, सरल आवर्त की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे जो है वो कण की 2 स्थितियां, चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु के संदर्भ में सरल आवर्त की विशेषताओं को कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। जैसे चरम बिंदु में त्वरण अधिकतम होता है, सरल आवर्त की विशेषताओं की बात कर रही हूँ। मध्यम बिंदु में त्वरण 0 होता है। सरल आवर्त में चरम बिंदु में वेग जो है वो 0 होता है, जबकि मध्यमान बिंदु में अधिक होता है। गतिज ऊर्जा 0 होती है चरम बिंदु में और मध्यमान बिंदु में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि देखिए स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन किसी सरल लोलक, सिंपल लोलक मतलब पेंडुलम की बात कर रहा है, सिंपल पेंडुलम का दोलन आदि सरल आवर्त की उदाहरण है। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान गति स्थिति से गुजरता है, ये देखिए चरम बिंदु और ये मध्यमान स्थिति की अभी बात मैं बता रही थी। यहाँ पर फिर से बता दूं क्या, मध्यमान स्थिति में क्या क्या है, त्वरण इसका 0 होता है, वेग अधिक होता है, कोई बल कार्य नहीं करता है, त्वरण 0 होता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा इसमें 0 होती है। जबकि चरम स्थिति में आप देखेंगे त्वरण जो है अधिक होता है, वेग 0 होता है और त्वरण का और प्रत्यायन बल कार्यरत करता है, गतिज ऊर्जा 0 होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति में मध्यमान स्थिति से गुजरता है जब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण 0 होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। हमने अभी पढ़ लिया है, मैंने अभी सब आपको बता दिया है ये। ठीक है, सरल लोलक की अगर बात की जाए या पेंडुलम की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि यदि कोई m द्रव्यमान की गोली नगण्य द्रव्यमान के धागे से बांधी हुई किसी धुरी से परितः सरल आवर्त गति करती तो उसे हम पेंडुलम का कहते हैं, सरल लोलक कह सकते हैं। यदि लंबाई न बढ़ने वाली ऐठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। ठीक है,
धातु के गोले को गोलक यानी कि बॉब कहते हैं और इसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। टेबल फैन का घूर्णन दोलन गति का एक प्रमुख उदाहरण है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखिएगा। यहाँ पर सरल लोलक का आपका आवर्त काल दिया गया है, उसको समझिए यहाँ पर कैसे है ये, ठीक है। उसका आवर्त काल की जो बात है वहाँ पर समझना है हमें। देखिए लोलक का जो टाइम पीरियड होता है ना, पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आवर्त काल जिसको हम कहते हैं, ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं, दोलन करता हुआ जो पेंडुलम है किसी एक बिंदु जितने समय बाद पुनः वापस आता है किसी एक बिंदु पर, उसका क्या होता है, वो टाइम पीरियड होता है, यानी कि आवर्त काल, माफ़ी चाहती हूँ, उसे हम उसका आवर्त काल कहते हैं। यदि किसी लोलक का आयाम कम हो तो इसका आवर्त काल जो है आयाम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल लोलक की लंबाई और गुरुत्वजनित त्वरण के स्थिति है मान पर निर्भर होता है, ठीक है। आवर्त काल यहाँ पर देखें, सरल आवर्त गति करने वाला लोलक जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिक होता है, अतिच ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे एक पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में तीव्र हो जाती है जबकि गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगर झूले पर बैठी झूला झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले की धुरी से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कम हो जाने के कारण, उसका प्रभावी वो जो है वो कम हो जाने के कारण झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेजी से दोलन करने लगेगा। तो अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका जो जी है यानी कि गतिमान, उसका जो त्वरण है, उसके मान में परिवर्तन के कारण उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। यही सब चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके टाइम पीरियड को अलग अलग दिशाओं में समझाया गया है, ठीक है। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर और खान पर ले जाया जाता तो जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता, घड़ी सुस्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है, आवर्तकाल 84.6 मिनट का होता है, अनंत नहीं है। सेकंड लोलक की अगर बात करें, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। सिंपल है ये। अब देखिए वन लाइनर फैक्ट्स में बहुत सी चीज़ें वही होंगी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ पर बस एक बार नज़र डाल लेनी है कि देखिए उपग्रह विषुवतीय तल में वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से लगभग 4.22 × 10⁴ किलोमीटर की दूरी पर गति करते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक से गायब हो जाता है तो उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान पर वही रहता है। द्रव्यमान का आप देखेंगे भार जो है वो चेंजेस नहीं होते कहीं पर भी हो। भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण न्यूनतम होता है, हमने ऊपर देखा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और ये विचार अरस्तु ने रखा है, ठीक है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्षा जो है वो आकाश से पृथ्वी पर गिरती है और अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय, अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है और अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां, उनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उनको ये सब चीज़ें सारे महसूस होती हैं। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान यानी कि m, उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो कृत्रिम सैटेलाइट हैं उन पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभन। केंद्रीय बल क्या होता है, गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण सैटेलाइट अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय यानी कि दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते हैं। प्रक्षोभ बल की बात की जाए तो देखिए प्रक्षोभ बल आपका क्या होता है कि इसके अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सौर विकिरण दाव आदि से उत्पन्न बल आते हैं। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होते रहते हैं। वही सब चीज़ें जो ऊपर हमने कवर की हैं, यहाँ पर वही आपने देखा था जैसे कृत्रिम जो सैटेलाइट है पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग संभव हो पाती है।
इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। कौन थे? गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? ब्रह्म सिद्धांत की। और सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी की सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती, पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती, सबसे पहले खगोल शास्त्री गणितज्ञ जो थे गुप्तोत्तर काल के ब्रह्मगुप्त ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति होती है, हमने देखा था। न्यूटन के तीनों नियम में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हमने पहले भी कवर किया है। ठीक है। किसी पिंड की किसी अन्य पिंड से गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय दो राशियां संरक्षित रहती हैं, कोणीय संवेग और कुल यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। वही अंतरिक्ष उपग्रह जो हम देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री भारहीनता अनुभव करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि अंतरिक्ष की उस अवस्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह दोनों ही पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी हैं, इसको वन लाइन में यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है, बस इतना हुआ है। ठीक है। न्यूटन की प्रिंसिपिया की अगर हम बात की जाए तो ये क्या है? देखिए, न्यूटन की प्रिंसिपल जो 1619 तक केपलर अपना तृतीय नियम प्रतिपादित कर चुके थे। केपलर के जो 3 नियम, जैसे हमने उसके ग्रह के नियम पढ़े थे, वैसे ही केपलर के 3 नियम भी जो हैं, जो हम आगे अगर मॉड्यूल में आएगा तो उसको कवर करेंगे। जैसे केपलर के जो 3 नियम है उसमें कक्षाओं, लॉ ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है। इसके बाद इसका जो है लॉ ऑफ एरियल स्पीड की बात करते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स की बात करते हैं, ये हमने सब देखा था, तो प्रतिपादित कर चुके थे। उसमें अंतर्निहित गुरुत्वाकर्षण में सर्वाधिक नियम की घोषणा 1687 में, इसके लगभग 17 ईयर्स के बाद, जब न्यूटन ने अपनी जो कृति थी ना, पुस्तक या जो कृति थी इनकी, फिलोसफिया नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे आमतौर पर प्रिंसिपिया कहा जाता है, तो न्यूटन की प्रिंसिपिया एक्चुअल में ये थी। तो भारतीय मूल के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं खगोल भौतिकी डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने 10 वर्ष की मेहनत से प्रिंसिपिया का टीका लिखा है। उनकी पुस्तक आम आदमी के लिए प्रिंसिपिया न्यूटन की विधियों के सौंदर्य, स्पष्टता, अद्भुत संक्षिप्तता को बहुत अच्छी तरह से उभार कर प्रस्तुत की गई। तो हिंदी में अगर हम कहें, 10 सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने न्यूटन की विधियों को सौंदर्य और स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित किया है, आम आदमी के लिए प्रिंसिपिया। तो ये हमारे हमारे भारतीयों के लिए यहाँ पर जो है वो इसको लाया गया इस तरह से। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम अगला सेगमेंट क्या देखने वाले हैं? पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हम यहाँ देखेंगे आज हम। तो अभी तक भी आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। ये आपका BEO प्री 2022 थे, इसके लिए यहाँ पर पेड मॉड्यूल्स दिए जा रहे हैं जो आपके लिए फ्री होंगे यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम का फ्री टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पर्यावरण पारिस्थितिकी में क्या पढ़ने वाले हैं? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता। हमने पहले और जो मॉड्यूल्स आ चुके हैं उसमें भी इकोलॉजी को काफ़ी हद तक कवर किया है। अगर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम उस शब्द का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने मॉड्यूल्स में आपको पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब बताया है। हो सकता है बहुत से लोगों ने इस मॉड्यूल को नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर आप अगर आए हैं इस मॉड्यूल में तो इसको समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। सामान्य रूप से जीव मंडल में सभी घटकों के जो ग्रुप होते हैं, जो पारस्परिक क्रिया से सम्मिलित होते हैं, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। ये पारिस्थितिकी जो पारितंत्र है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो पारितंत्र एक ऐसी इकाई है जिसके भीतर सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं, वे निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि बात कर रहे हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। इसकी विशेषताएं समझने से पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये शब्द का मतलब क्या है। कि आप देखेंगे कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनकी विशेषता उनके मुख्य वातावरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। जब हम बात करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं तो ध्यान देना है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ हम सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को पाते हैं जिनकी गतिविधि जीवन के एक निवास स्थान के भीतर स्थापित होती है जो पानी से आच्छादित है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत कवर करते हैं? 70%, 70% कवर करते हैं। इस महत्व का अर्थ है कि मानव इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर काफ़ी हद तक निर्भर रहेगा। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्रों, उनकी विशेषता, उनके महत्व के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, जिसको यहाँ पर हम इसकी विशेषताएं देख रहे हैं कि पृथ्वी का संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी है, क्योंकि जल है तो जीवन है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जानवरों, वनस्पतियों, अन्य जीवों से बना है।
जो पानी में रहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मीठे पानी और खारे पानी दोनों हैं। तो ताजे पानी की जैसे झीलें हो गई, जलधाराएं हो गई, नदियाँ, लैगून, और वो खारे पानी के जैसे समुद्र इत्यादि हैं। उन सभी आवासों में जहाँ जीवन रखा जाता है और ताजे या खारे पानी के साथ एक सहजीवन होता है, इसे एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। स्पष्ट है? यहाँ पर यही सब चीज़ें दी गई हैं आपको। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सतह का लगभग, पृथ्वी की सतह का लगभग 3 से चौथाई महासागरों से जो है हिस्सा घिरा हुआ है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर ज्वारनदमुख क्या होता है, इस शब्द का अर्थ समझना कि नदी और समुद्र का जहाँ जल मिलता है ना, वो आपको ज्वारनदमुख होता है। तो ज्वारनदमुख नदी और समुद्र दोनों से ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर नदी और समुद्र दोनों का जल मिलता है। ज्वारनदमुख के उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे नदमुख हो गया, तटीय कड़ी हो गया, ठीक है, अनूप हो गया, लैगून, डेल्टा इत्यादि क्या है आपके ज्वारनदमुख के एग्जाम्पल्स हैं। अब जैव मंडल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं कि जैव मंडल क्या है। ये जो बायोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, तो जैव मंडल पृथ्वी के सभी भाग जहाँ जीवन मौजूद है वह आपका जैव मंडल कहलाता है। इसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ बड़े और तरह तरह के वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य बायोस्फीयर के ही अंग हैं, यानी कि जैव मंडल के ही आपके अंग होते हैं। कभी कभी कवर बैक्टीरिया के जीवाणु होते हैं, लेकिन केवल एक देखो इसको कभी कभी होता है, यहाँ पर आपको हो सकता है चीज़ें समझना है, इसलिए मैं उसको अपनी सरल भाषा में और बताने का प्रयास करती हूँ। क्लियर है? कोई आपत्ति तो नहीं है इससे आपको? चलिए, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो खुद को इसके लिए तैयार कर लीजिए। चलिए इसको पढ़ते हैं अब हम। देखिए, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र या फिर घास परितंत्र, ग्रास इकोसिस्टम कह सकते हैं। घास परितंत्र में वृक्षहीन शाकीय पौधों के आवरण होते हैं, जो कि विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति द्वारा प्रभावी रहते हैं। घास के साथ कई प्रकार के आप देखेंगे यहाँ पर जो है अन्य प्रकार के तृणेतर समूह होते हैं, या इसको सिंपल वे में हम समझें, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले खासकर फली जो नाइट्रोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्तृत आप देखते हैं प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी यूक्रेन और दक्षिणी पश्चिमी रूस में। ज़्यादातर घास स्थलीय क्षेत्र जो है कम वार्षिक वर्षा वाले होते हैं, जहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर या 15 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा लगभग पाई जाती है। वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होने के कारण भूमि यहाँ पर शुष्क होती है और घास स्थल में वर्षा इतनी कम होती है कि वनों को विकसित होने में सहायता नहीं मिल पाती है, जबकि ये वर्षा मरुस्थल से काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे विशिष्ट घास के मैदान होते हैं जो आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। इन्हें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों जैसे यूरोप, एशिया में स्टेपी, साउथ अमेरिका में पंपा, साउथ अफ्रीका में बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो इन सब के नाम को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाते रहे प्रश्न है आपके। क्लियर हो रहा है? भारत में इसे मुख्य रूप से उच्च हिमालय में पाए जाते हैं और शेष भारत के घास के जो मैदान हैं मुख्य रूप से स्टेपी और सवाना से मिलकर बनते हैं। स्टेपी की संरचना के लिए अधिकतर रेतीले और खारे मिट्टी वाले बड़े बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें घासों की प्रबलता को बनाए रखने के लिए काष्ठीय प्रजातियों के आक्रमण को रोकने के लिए बड़े शाक पक्षियों द्वारा चारण और आग महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। भारत की अगर बात की जाए घास क्षेत्रों की यानी कि ग्रास इकोसिस्टम की, तो इसमें क्या आप देखते हैं कि घास स्थल परितंत्र को सवाना परितंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। आप देखेंगे घास के जो मैदान है वो पारिस्थितिकी अनुक्रम का एक मध्यवर्ती चरण होते हैं और उन सभी अक्षांशों उन्नत अक्षांशों के भूभाग को घेरे रहते हैं जहाँ पर जलवायु और मृदा संबंधी परिस्थितियाँ वृक्ष की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। भारत में घास के मैदान ग्रामीण चारगाहों के रूप में देश के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों के विस्तृत निम्न चारागाहों में अल्पाइन हिमालय में भी पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में घास के मैदान फलीदार पौधे, सूरजमुखी वर्ग के सदस्य पादपों और शासकीय पौधों की विभिन्न किस्मों को भी सहारा देते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के घास तंत्र पाए जाते हैं, जैसे सेहिमा डाइकैथियम, ठीक है, डाइकैथियम सेंक्रस लेसिवरस, इसके बाद फ्रेगमाइटस सेकारम इम्पेराटा, थेमेटा नेला जो है वो आपका ये घास तंत्र का ही प्रकार है। टेम्परेट अल्पाइन क्या है आपका, ये भी घास तंत्र का ही प्रकार है। इंडिया की बात कर रही हूँ। ठीक है।
ये अलग से इन्फॉर्मेशन थी, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी आप देखिए हमेशा खुली हुई एक्सपोज होती है, कभी कभी चट्टानी भी होती है, लेकिन अक्सर रेतीली होती है। यहाँ पर राजस्थान की स्पेसिफिकली शुष्क की बात हो रही है। इन मैदानों में शुष्क घास केवल आर्द्र भौम यानी कि ह्यूमिड सीजन के दौरान पाई जाती है। घास की परत जो है विरल होती है, मुख्य रूप से वार्षिक घास प्रजातियों में शामिल होती है। सवाना और स्टेपी में एक बड़ा अंतर यह है कि सवाना में ध्यान रखिएगा, जो आपका सवाना घास स्थल है उसमें घास जो है शुष्क होती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ना केवल आर्द्र मौसम के दौरान बढ़ती रहती है बल्कि शुष्क मौसम में छोटी मोटी मात्रा में उत्पन्न होती है। जबकि स्टेपी में आप देखेंगे आर्द्र मौसम यानी कि वेट सीजन के दौरान ही सभी प्रकार की शुष्क घास उपलब्ध होती है। स्टेपी और सवाना के बीच महत्वपूर्ण अंतर है भौगोलिक स्थिति का। वो क्या है कि सवाना जो है वो स्टेपी की तुलना में भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं, यानी कि विषुवत रेखा की ये बात कर रहे हैं, विषुवत 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। इस प्रकार ये मैदान स्टेपी से अधिक गर्म होते हैं। सवाना जो मैदान है वो स्टेपी की तुलना में ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, जैसे वर्षावन के करीब होने के कारण सवाना मैदानों में 2 प्रकार के मौसम होते हैं, एक होता है गर्म, एक भीषण गर्म और थोड़ा ठंडा। यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क होती है। इसके विपरीत जैसे स्टेपी हो गया, भूमध्य रेखा से दूर और छाया वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्टेपी जो है स्टेपीज यूरेशिया जैसे देशों में भी पाए जाते हैं। इसके कारण वहाँ पर वर्षा जो है पूरे वर्ष में प्रशस्त रूप से होती रहती है। मध्यम ऊंचाई वाले पौधे अगर आप देखेंगे शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं और भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण वहाँ पर अधिक ठंड की स्थिति होना स्वाभाविक होता है। कुछ उत्तरी स्टेपी में बारिश के बजाय बर्फ गिरना ये स्वाभाविक कारण है यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सी चीज़ें बता देती हूँ। जैसे घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर सुपरिभाषित उष्ण और शुष्क और गर्म और वर्षा में जलवायु होती है। जैसे सवाना घास के साथ मध्यम ऊंचाई के यहाँ पर वृक्ष होते हैं। मृदा नमी की उपलब्धता के द्वारा सवाना की जो जाति है वो संरचना उत्पादकता निर्धारित होती है। जैसे गधा, जेब्रा, चिंगारा घास के मैदानों में चरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें और चीज़ें क्या है कि ये परितंत्र दुग्ध और चमड़ा उद्योग का आधार होता है। यहाँ पर जेब्रा, चिंकारा घास के मैदानों में चरते हुए पाए जाते हैं। इस परितंत्र में दुग्ध और चमड़ा उद्योग का आधार होता है। घास के मैदानों में सरीसृपों, कीटों की बहुत बड़ी आबादी पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण से हमने देखा था यहाँ पर चारागाहों, अल्पाइन हिमालय में भी ये इत्यादि में काफ़ी फैला हुआ है। हमारे भारत की बात की जाए, चलिए अब इसमें जैसे 1-2 चीज़ें और जान लीजिए। जैसे घास के मैदानों के नाम, जैसे हमने स्टेपी पढ़ा, ठीक है, तो ये सब पढ़ा, तो इसके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम होते हैं घास के। जैसे उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो आपके उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरी कहते हैं घास के मैदानों को। ठीक है, यूरेशिया में इसको स्टेपीज कहते हैं। अफ्रीका में आप देखेंगे तो इसको सवाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आप इसको देखेंगे तो डाउन्स कहा जाता है घास के मैदान को। और दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेल्ट कहा जाता है घास के मैदान को। न्यूजीलैंड को आप देखेंगे तो कैंट रबरी कहा जाता है। हंगरी में पुस्टास और ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है घास के मैदान। ये याद कर लीजिएगा, कभी कभी इससे प्रश्न पूछा जाता रहा है तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उत्पादकता की अगर मैं बात करूं कि उत्पादकता क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पर हम उत्पादकता को देखिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइए यहाँ पर खुद को देख लेते हैं एक बार क्या है। देखिए यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है कि किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में, प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को हम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इस तरह हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्लियर है? जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रोडक्टिविटी होती है वो 2 रीजंस पर, 2 कारक पर निर्भर करती है। प्रथम होता है प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता होता है उसको सुलभ होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। द्वितीय होता है आपका हरे पेड़ पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक यानी कि आहार ऊर्जा में रूपांतरित करने की ऊर्जा। तो 2 तरह के होते हैं। क्लियर है? अब प्राथमिक उत्पादकता के को 2 तरह से 2 मापों में रूपों में मापा जा सकता है। जैसे कि जीपीपी होता है आपका। ठीक है, जीपीपी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी। तो देखिए इसमें जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है वो क्या होती है, यानी कि जीपीपी क्या है आपका कि प्राथमिक उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पोषण स्तर 1 में श्वसन के द्वारा खर्च के बाद संचित सकल ऊर्जा को हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, यानी कि एनपीपी कहते हैं।
तो नेट प्राथमिक उत्पादकता किसे हम कैसे निकालेंगे, यानी कि एनपीपी को हम किस प्रकार निकालेंगे, एनपीपी इज इक्वल टू सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि जीपीपी माइनस क्या होगा आपका जीपीपी माइनस आर, यानी कि श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर नेट प्राथमिक उत्पादकता की बात कर रहे हैं, इसको समझिए क्या है कि विश्व की जो औसत एनपीपी है, नेट प्राथमिक उत्पादकता है, वो 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और दलदली क्षेत्र और एस्चुरी में वर्ल्ड की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है आपकी 2000 ग्राम जो पर ईयर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें हैं। इसके बाद पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में जो समुद्री उत्प्रवाह है उसका क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सागर तल के पोषक तत्व सागरी सतह पर पाए जाते हैं और जो पादप प्लवकों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आहार भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही सब प्राथमिक उत्पादकता की बात की गई जो हमने ऊपर अभी देखा था। इसमें आप देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसमें प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करता है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषक की उपलब्धता, पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के परितंत्रों में भिन्न भिन्न होता है। संपूर्ण वायोस्फीयर में जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का जो भार है वो कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। ठीक है, शेष मात्रा यहाँ पर भूमि पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पहले। अपघटन की अगर मैं बात करूँ तो आपका अपघटन क्या होता है, आपने सुना होगा जैसे केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों खंडन करके उन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब डिकम्पोजर्स जैसे आपने सुना होगा ना, डिकम्पोजर्स तो सबने ही सुना होगा। तो जो आपके इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया कवक आते हैं, ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधे या पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, जिनका अपघटों के द्वारा उपयोग किया जाता है। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष, मलादि इत्यादि के अपरद बनाते, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। ठीक है, अपरदाहारी जो होते हैं जैसे कि केंचुए हो गया, तो अपरद के छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निर्जालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय का अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम अपचय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अपचय कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जो ऊपर अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं हैं वो अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती है, यानी कि ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता रहता है। देखिए, अपघटन क्या है? आपकी एक प्रक्रिया है। अपघटन क्या है? आपकी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो अपघटन की दर जलवायुवीय घटकों और अपरद के रासायनिक संगठनों का निर्धारित होती है। विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन या लिनिक से भरपूर होता है तब अपघटन की दर धीमी होती है। ये सब हम ऊपर समझ चुके हैं। यहाँ पर ये लाइन टू लाइन इसको पढ़ने की कोशिश करना है। यदि अपरद नाइट्रोजन और जलवीय तत्वों जैसे चीनी आदि में भरपूर होता है तो तब ये तेज होती है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है, जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म या आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि लो टेम्परेचर अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करती है, जबकि परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडारण जमा हो जाता है। यहाँ पर देखिए, स्तरीय परितंत्र में अपघटन का चक्र का अरेखीय निरूपण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें समझ ली हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका ये आज का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल आपका 13 है, हिंदी माध्यम में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप सबसे आशा करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर पेड ग्रुप कॉल के लिए कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर। यहाँ पर स्पेसिफिकली ज्ञान सर का नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। एग्ज़ाम से संबंधित
मैं इस एग्ज़ाम BEO की फ़िलहाल बात कर रही हूँ, या इससे संबंधित अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए हों तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन लेना है किसी कोर्स में तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए तत्पर रेडी हैं। बस आप अपना सहयोग दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और भी अन्य वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया था, इसके साथ साथ आपके 25 क्वेश्चंस का पेड क्विज ग्रुप भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल्स पर ही आधारित वहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं। तो इससे आपको प्रश्नों की प्रकृति पता चलेगी, और मॉड्यूल्स को करने के बाद जब आप प्रश्न हल करेंगे तो आप जान पाएंगे आप कितना और पढ़ने की आपको ज़रूरत है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। आज अपना आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।